बच्चों, अब हम तीसरा मुद्दा देखेंगे, हमारा विकास। हर मनुष्य में कुछ गुण और क्षमताएं जो हैं वो सुप्त अवस्था में होती हैं। जैसे कोई बहुत अच्छे से चित्र बना सकता है, कोई बहुत अच्छा खेलता है, किसी को गाना बहुत अच्छे से गाने आता है। इन गुणों का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। वो धीरे धीरे अपने घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे भाषा सीखता है, बोलना सीखता है। फिर वो आस पड़ोस के लोग, स्कूल में जो रहने वाले लोग हैं उनसे परिचय होता है। मान लीजिए कोई बच्चा जिसके पड़ोसी जो हैं वो दूसरी भाषा बोलते हों और जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी दूसरी भाषा बोलते हों, तो उनका परिचय जो है दूसरी भाषा से भी होता है। वो दूसरी भाषा भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाते हैं। तो विद्यालय में भी हमें कई भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। हर व्यक्ति जो है उसके विचार अलग होते हैं, अलग तरीके से सोचता है। जैसे विद्यालय में अगर एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो जितने भी विद्यार्थी रहेंगे उसी विषय पर सभी जो हैं अलग अलग तरीके से निबंध लिखते हैं, क्योंकि सभी के विचार अलग होते हैं। समाज में रहते हुए मनुष्य जो है अपने कलात्मक गुणों का भी विकास करता है। कोई चित्रकार, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक, कोई पोएट, राइटर या लेखक, कोई सैनिक बनता है तो कोई समाज सेवी बनता है, कोई वकील तो कोई जज बनता है, कोई शिक्षक, कोई कारपेंटर तो कोई इंजीनियर बनता है। और समाज में रहते हुए ही मनुष्य को प्रोत्साहन व समर्थन मिलता है, जिससे मनुष्य का विकास होता है। अब हम चौथा मुद्दा देखेंगे, समाज किसे कहते हैं। समाज में स्त्री, पुरुष, वयस्क, वृद्ध, छोटे लड़के लड़कियां सभी का समावेश होता है। ये सभी हमारे समाज के घटक होते हैं। हमारा जो परिवार है वो भी समाज का घटक होता है। कई परिवारों को मिला करके समाज बनता है। समाज में विभिन्न गुट संस्थाएं और संगठन होते हैं जो कि लोगों के लिए कार्य करते हैं। लोगों में जो पारस्परिक संबंध व्यवहार होता है, एक दूसरे से जो आदान प्रदान करते हैं, इन सब का समावेश जो है समाज में ही होता है। मनुष्य के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। आप ट्रेन में जाते हैं तो वो समाज नहीं होता है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई रहती है। हम समाज किसे कहेंगे? जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग एकत्रित आते हैं तो समाज बनता है। भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था जो है वो निर्माण करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था के बिना जो है समाज का जो दैनिक व्यवहार है वो पूरा नहीं हो सकता है। समाज का अस्तित्व तभी रहेगा जब व्यवस्था रहेगी। जैसे अनाज की आवश्यकता को पूरा करना है तो उसके लिए खेती करना आवश्यक होता है। खेती से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। खेती के औजार बनाने के कारखाने, किसानों को ऋण देने के लिए बैंक, जो भी फल सब्जी हुआ है उसको बेचने के लिए उपज मंडी जैसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। तो इससे क्या आसानी होती है कि जो भी किसान खेती कर रहे हैं, अगर औजार की आवश्यकता है तो वो उनको औजार उपलब्ध होता है। अगर उन्हें ऋण चाहिए तो बैंक से उन्हें कर्ज भी मिलता है। और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई भी फल या सब्जी जो है बेचनी है तो उसके लिए मंडी होती है। तो ये जो व्यवस्था जब निर्मित कर दी जाती है तो समाज में स्थिरता हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी लोग कानून के सम्मुख समान हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी भारतीय में नहीं किया जा सकता। जन्म से सभी मनुष्य समान हैं।
संविधान द्वारा हमें समान अवसर प्राप्ति की गारंटी दी गई है। शिक्षा, क्षमता व कौशलों का उपयोग कर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा सामाजिक जीवन का जो चारों मुद्दे थे, चारों को देखा। इसमें हमने ये देखा कि जो आदिमानव था कैसे घूमते हुए एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए एक जगह स्थिर होकर रहने लगा, उसे सुरक्षा मिलने लगी और वो समाज में रहने लगा, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जब वही आदिमानव धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ा तो वर्तमान में जो सामाजिक जीवन है वही उनकी प्रगति का ही परिणाम है। समाज में रहते हुए हमें रूढ़ियों, नैतिक मूल्यों, नियम, कानून जो भी होते हैं उसका पालन करना होता है। समाज में जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं या समाज को हमसे जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसे हम एक दूसरे के साथ रहते हुए पूरा करते हैं। आप सभी छात्र ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।